तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारी यूट्यूब चैनल MKG स्टडी पॉइंट पर। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि इसके पहले हमने टूल इंजीनियरिंग की मैराथन क्लास को अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे डाली है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल पे जाके वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि उस वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि हम CNC की मैराथन को लाएंगे, तो उस वादे को ध्यान में रखते हुए हमने आज CNC की हाफ पार्ट यानी 3 चैप्टर्स का मैराथन, या कह लीजिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हो सकते हैं उन तीनों चैप्टर से, जिसमें से आपको पार्ट प्रोग्रामिंग को शामिल नहीं किया गया है, उस चैप्टर को हम अगले वाले सेशन में कवर करेंगे। तो इसमें जो सिंपल चीज़ें हैं, जो थोड़े से मतलब अच्छे चैप्टर्स हैं, जिनसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, पासिंग मार्क्स, उसको मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि हैंड रिटेन जो नोट्स हैं, इसमें मैंने खुद इसको तैयार किया है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इसको तैयार करने में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बस काम की चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। इसमें आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा। और पसंद क्या है कि इसमें बहुत ही जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को शामिल किया गया है। जैसा ये नहीं कि उसमें ये चीज़ें चाहे वो चीज़ें फालतू की चीज़ें भरी जाएं। इसमें जो आपको मैं ये भी मैराथन में आपको बता देना चाहूँगा कि आपको मैं ये एक बेस दे रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप इसको इतना ही लिखेंगे एग्ज़ाम हॉल में, अगर इसके बाद भी आपको आता, मान ली मैंने किसी परिभाषा को बताया है, तो आप परिभाषा लिखने के बाद आपको जो भी आता है आप उसको भी लिख देंगे, ठीक है उसको। और आप जैसा कि आप जानते हैं, आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं और ये CNC मैराथन जो CNC सब्जेक्ट है आपको थर्ड ईयर में पढ़ाई जाती है, तो इतना तो अनुभव ही हो जाता है कि कितना क्या लिखना है। तो ये मैं आपको बेस दे रहा हूँ। सभी जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उसकी सिर्फ बेसिस भी बताऊंगा, उसको ज़्यादा ब्रॉड करने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि ज़्यादा ब्रॉड करने से ये क्लास भी बहुत लंबी होगी और वो बेनिफिट नहीं होगा, तो इस मैराथन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखा है, जहाँ से भी गूगल से भी मिला तो गूगल से भी लिखा, जहाँ से मतलब सटीक बैठ सकता, मतलब संक्षिप्त रूप हो सकता था, मैंने वहाँ से उसको कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आपको बहुत ही पसंद आएगा ये मैराथन क्लास जो कि CNC की है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को ये लाभ उठा सकें। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों का है कि NC, सबसे पहला जो हम लोगों के सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है वो है NC। तो NC क्या होता है? NC होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल। देखिए यहाँ बहुत जगह पूछ लेता है NC क्या होता है, मतलब सब्जेक्ट में आपको लिखना है, जैसे NC के कार्य पूछ लिया, चाहे NC के लाभ, तो इसमें आप NC की परिभाषा को ज़रूर लिखेंगे कि NC होता क्या है, ठीक है। तो इसमें चलिए देखते हैं कि संख्यात्मक नियंत्रण सिस्टम जो NC है, ये इतना संख्या, तो इसका हिंदी होता है संख्यात्मक नियंत्रण सिस्टम योजना योज्य स्वचालन, यानी प्रोग्रामेबल, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोग्रामेबल का रूप है, जिसमें मशीन का कंट्रोल नंबर या चिन्हों द्वारा किया जाता है। नंबर, चिन्ह या कोई प्रतीक, जैसे हैशटैग, $, ऐसे करके कुछ भी चिन्ह होते हैं, मतलब ये सब नहीं होते। मान लीजिए कोड भी होते हैं, आपने प्रोग्रामिंग जो पार्ट प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, G कोड, M कोड, जो M होता है मिसलेनियस कोड होता है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो इसे नंबर या चिन्हों के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है, जो कि पंच टेप पर कोडित होते हैं। पंच टेप एक डिवाइस होती है जो NC मशीन में लगाई जाती है। इसमें प्रोग्राम को नंबर, चिन्हों या अक्षरों के रूप में संकेत दिए जाते हैं। देखिए इसमें जो प्रोग्राम किया जाता है उसमें नंबर, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, नंबर आदि से दिए जाते हैं। जैसा कि आपने ऊपर देखा, यहाँ पे ये चीज़ संकेत दिए जाते हैं,
ठीक है। अब इसमें आपको एनसी मशीन जब आप लिखेंगे, ठीक है, एनसी मशीन आपको लिखने के साथ साथ आपको ये फिगर भी ड्रा करनी है। मैं आपको फिगर को पूरा क्लियर करता हूँ, ठीक है, एक मिनट। इसमें पूरा फिगर जो है ये आप फिगर भी यहाँ पे ड्रा करेंगे। ये फिगर जो है, ठीक है, यहाँ से जो लेके ये वाला एरिया है फिगर का। तो इसमें फिगर में पहले क्या है, पहले है कंट्रोल पैनल जो कि कंप्यूटर होता है जिसे कनेक्ट होता है। इससे कनेक्ट होता है डाटा डिकोडिंग और कंट्रोल एरिया। इससे जो उसके जस्ट बाद की जो डिवाइस है उसको डाटा डिकोडिंग एम कंट्रोल एरिया। इसके बाद जो टैप रीडर है इसमें लगा होता है। फिर उससे कनेक्ट होता है एक्सिलरी फंक्शन। एक्सिलरी फंक्शन जो मशीन टूल के लिए, जो मशीन टूल को भी निर्देश ये भी देता है, ठीक है। एक्सिलरी टूल ये भी एक मेन फंक्शन ही है। इसके द्वारा भी जैसे कि कुछ स्पेशल भी होता है इसमें, स्पेशल या एक्सिलरी कह सकते हैं, स्पेशल वर्क के लिए भी, या इसी में मतलब ऐड आता है। उसके बाद आता है बफर हम लोगों का। अब बफर के बाद इसमें से कनेक्ट आता है फिक्स रेट कंट्रोल एरिया, इंटरपोलेशन या इंटरपोलर, सर्वो एरिया सिस्टम, सर्वो एरिया फीडबैक फॉर वेलोसिटी पोजीशन। फीडबैक फॉर वेलोसिटी पोजीशन आप समझ सकते हैं कि फीडबैक जो वेलोसिटी पोजीशन है इसमें ये फिक्स रेट का जो बातें की जाती है, ये तो फिक्स रेट एरिया हो गया आपका। यहाँ पे एक मिनट, ये फिक्स रेट एरिया कंट्रोल एरिया, ये इंटरपोलेशन, और ये हो गया सर्वो एरिया जो सर्वो सिस्टम होता है। उसके माध्यम से जो फीडबैक देती है वेलोसिटी, फीडबैक कट, डेप्थ ऑफ कट या कटाई गति कितनी रखनी है, ये मशीन टूल को निर्देशित करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अवयव क्या होते हैं। जो एनसी मशीन के पूछेगा आपको तत्व या अवयव लिखिए, यहाँ कहीं कहीं तत्व भी लिख देता है। तो मशीन कंट्रोल यूनिट पहला होगा क्या, मशीन कंट्रोल यूनिट। दूसरा पार्ट प्रोग्राम जो टेप रीडर पर रिकॉर्ड की जाती है, या मशीन पार्ट प्रोग्राम जो कि अक्षरों या संकेतों से दी जाती है। एनसी मशीन में आपको ये पता पहले ही बताया। उसके बाद मशीन टूल, किसी भी मशीन में तो मशीन टूल का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको बारी बारी से एक एक को डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें है मशीन कंट्रोल यूनिट MCU, इसको शॉर्टकट में MCU, इसको भी काफ़ी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है MCU क्या होता है, ठीक है। तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि होता है मशीन कंट्रोल यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि यह किसी मशीन का ब्रेन होता है। देखिए मशीन कंट्रोल यूनिट जो एनसी मशीन का ब्रेन होता है, जैसे कंप्यूटर का ब्रेन CPU होता है, उसी प्रकार एनसी मशीन का ब्रेन मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, यानी MCU होता है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एनसी मशीन का ब्रेन क्या होता है, इसके बारे में लिखिए, ठीक है। ऐसे आपको फंसाने के लिए कर सकता है। फिर जिसमें सभी आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो प्रोग्राम की स्टडी करते हैं तथा संक्रिया को निर्देशित करते हैं। अब इसमें देखिए, जिसमें हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, जो भी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर होते हैं वो लगे होते हैं और प्रोग्राम का स्टडी करते हैं, यानी प्रोग्राम को जो भी संकेत दिए गए उस पर स्टडी करते हैं, तथा जो संक्रिया है मतलब जो प्रोसेस है उसको निर्देशित करते हैं। किसको निर्देशित करते हैं, इसमें मशीन टूल को निर्देशित करते हैं कि वो प्रक्रिया की जाए, ठीक है।
कि इसमें थोड़ा सा PDF जो है वो ऐड होना छूट गया है। एक PDF जिसमें मैं आपको बता दूं कि पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल। तो ठीक है, मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ। एक मिनट, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि PV पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो पार्ट प्रोग्रामिंग वो होता है जिसमें शब्दों नहीं, कैसे अक्षर, चिन्ह, संकेतों के माध्यम से जो भी क्रिया निर्देश कराने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसे ही पार्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो अक्षरों और संकेतों के माध्यम से बनाया जाता है उसे हम कहेंगे पार्ट प्रोग्रामिंग। और उसके बाद जो मशीन टूल है, तो मशीन का जो जटिल काम, जो कि मेन फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए टर्निंग का मेन फंक्शन क्या होगा, टर्निंग करना है, उस पर जो भी संक्रिया की जाए, तो मेन काम जो होता है मशीन टूल यानी MT, इसको कह सकते हैं मशीन टूल। तो मशीन टूल जो मेन फंक्शन, मान लीजिए टर्निंग क्रिया, चाहे नर्लिंग, बोरिंग, जो भी क्रिया करें वो मशीन टूल के माध्यम से की जाती है। और मशीन टूल का पार्ट ही उस संक्रिया को संपूर्ण करता है। ठीक है, मशीन टूल मतलब आप एक टूल ना समझ सकते हैं, वो एक पार्ट होता है मशीन उसका। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि CNC क्या होता है। इसमें जो PDF छूटा है उसमें CNC की भी डेफिनेशन छूट गई है। तो मैं CNC को आप ध्यान देंगे तो वो भी समझ में आएगा कि CNC क्या होती है। यहाँ CNC, तो CNC जो है वो NC का ही एक विकसित रूप है। उसमें कंट्रोलर की जगह पे, जो कंट्रोलर होता है उसकी जगह पर एक माइक्रो कंप्यूटर का यूज कर लिया जाता है, जो कि एकदम मशीन से सटे हुए भाग में रहती है। उसमें मशीन का क्या, उसमें टेप रीडर की जगह अंतर एक और होता है। जो टेप, इसको लिखना है आपको। CNC अगर पूछे कि CNC क्या होता है, तो ये होता है कि यह CNC का ही सुधरा हुआ रूप है, जिसमें NC में टेप रीडर तथा CNC में टेप रीडर की जगह सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं, तथा यह इससे अधिक दक्षता की होती है, तथा इस पे जो होता है कम कुशलता के कारीगर भी प्रोग्रामिंग करके कार्य को कर सकते हैं, जबकि NC के लिए बहुत ही अधिक कार्यकुशल होना ज़रूरी है। तो ये हो गई हमारा NC का डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि इस्तेमाल किया जाता है, टेप रीडर के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें CNC का निकाय देखेंगे हम लोग। CNC के निकाय यानी CNC के एलिमेंट कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें है प्रदत्त उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइस, इसे कह सकते हैं इनपुट डिवाइस। इसके बाद डिस्प्ले यूनिट, उसके बाद मशीन टूल, उसके बाद चालन प्रणाली, उसके बाद मशीन कंट्रोल यूनिट, MCU, फिर फीडबैक उपकरण। इसमें ये 6 जो कि मेन कंपोनेंट होते हैं। अब इसमें हम लोग आ जाएंगे CNC के लाभ के बारे में बात करने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसमें बस बेसिक चीज़ों को कवर किया गया है। इसमें ज़्यादा इसको लॉन्ग करने की कोशिश नहीं की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट बनाए हुए हैं। और आपको मान लीजिए परीक्षा में कुछ भी ना याद आ रहा हो तब आप इसको लिखेंगे, नहीं तो आप इसमें मान लीजिए बढ़ा सकते हैं कि मान लीजिए पहला टॉपिक है हम लोगों का उत्पादन दर उच्च होती है। तो किस प्रकार उच्च होती है कि उत्पादन दर, जैसे कि इसमें जिग एंड फिक्सर एंड अलग अलग प्रकार की जो भी सेंटरिंग करना चाहिए, ये ऑटोमेटिक जो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन की क्रिया द्वारा इसमें ये उत्पादन दर उच्च हो जाती है, समय की बचत होती है। टूल चेंजर, ये पैलेट, ये सभी चीज़ों को होने के नाते आप इसमें ऐसे बढ़ा सकते हैं। उत्पादन दर उच्च क्यों होती है,
तो इसने मैंने इसको काफ़ी लॉन्ग फॉर्म में दिया, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया कि उत्पादन दर उच्च होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि उत्पादन दर उच्च कब होगी। यह आपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी पढ़ा है और पीटी में भी पढ़ा है कि उत्पादन दर उच्च कब होगी और कैसे की जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्सों को कवर किया है, जिसके के माध्यम से आप ये देख भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा ये लगेगा, बहुत ही अच्छा पसंद आएगा, पसंद करेंगे आपको। और ये लास्ट ऑप्शन है कि अगर आपको परीक्षा में कुछ भी याद नहीं आता है, कोई भी चीज़ आपको याद नहीं आती है, तब आप इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तब आप इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें दूसरा है कि उच्च पुनरावृत्ति एवं यथार्थता होती है। तीसरा है प्रोग्रामिंग करने में आसानी होती है। और चौथा स्क्रैप उत्पादन कम होता है। इसमें मैंने आपको पहले प्रोग्रामिंग आसानी होती है क्योंकि सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, उसमें कुछ मदद भी मिल जाती है, टेप रीडर नहीं होता। स्क्रैप उत्पादन है जो वेस्ट माल, जो वेस्टेज होते हैं, जो प्रति नग वेस्टेज होते हैं उसे स्क्रैप कर जाते हैं, जो स्क्रैप माल होते हैं उसका उत्पादन कम होता है। और इसमें प्रोग्राम का स्टोरेज करना आसान होता है। जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम का स्टोरेज क्यों आसान होगा, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर लगे होते हैं और कम से कम स्टोरेज में हो जाते हैं। और मानवीय त्रुटियों में कमी आती है, क्योंकि इसमें फुल ऑटोमेशन होता है। इसका अधिक से अधिक भाग ऑटोमेशन का कार्य ऑटोमेशन में होता है, तो इसलिए इसमें मानवीय त्रुटियों की कमी जरूर है। और मैं आपको ये बात बता दूं, चाहे एनसी हो, चाहे डीएनसी हो, चाहे सीएनसी हो, उसके आप लाभ में ये बात जरूर लिख सकते हैं कि पहला, आप 3 टॉपिक में ये कुछ टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ जिसको आप सभी मशीनों में लिख सकते हैं। पहला कि मानवीय त्रुटियों में कमी होती है। देखिए, मानवीय त्रुटियों में कमी होता है। और स्क्रैप वाली जो चीज़ है, जो स्क्रैप उत्पादन, ये सभी चीज़ों में आप एनसी में भी लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, सीएनसी में भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, और डीएनसी में भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि स्क्रैप उत्पादन कम होता है। ठीक है, लोग देखेंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ चीज़ें कॉमन होंगी सीएनसी और डीएनसी में भी। जैसा कि है प्रारंभिक लागत उच्च होती है, तीनों में भी प्रारंभिक लागत उच्च होगी। इसका अनुरक्षण महंगा एवं कठिन होगा, तीनों की अनुरक्षण महंगा कठिन और कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। इसमें सीएनसी में कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है और डीएनसी में भी कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। ये आप बात याद रखेंगे। एनसी में थोड़ा कम कुशल, सीएनसी और एनसी, एक मिनट, एनसी और सीएनसी में जो है, तो एनसी में कारीगर कुशल होना चाहिए, सीएनसी में थोड़ा कम कुशल रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन जो डीएनसी है इसमें भी कारीगर कुशल होना चाहिए। फिर सीएनसी की स्थापना वातानुकूलित स्थान पर होता है जो कि महंगा होता है। ठीक है, वातानुकूलित स्थान यानी एसी, फुल एसी कहते नहीं हैं आप लोग एसी में, जैसा कि इंजीनियर लोग तो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे एसी। ठीक है, एसी में कहीं भी आप चीज़ें, एसी की चीज़ें जो होंगी वो कहीं ना कहीं महंगी हीट करेंगी या महंगी होंगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट में, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डीएनसी क्या होता है। तो डीएनसी होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। क्या होता है कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, और उत्पादन की ऐसी प्रणाली जिसमें बहुत सी, यानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, एक से अधिक एनसी मशीनें एक कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, जिसे हम कंट्रोल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, और मशीन टूल इसी कंप्यूटर से निर्देश प्राप्त करते हैं। तो डीएनसी का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी एनसी कंप्यूटरों को मिलाकर एक कंट्रोल कंप्यूटर के द्वारा अगर उन्हें नियंत्रित किया जाए और सीधे जो टूल को निर्देश दिए जाएं कंट्रोल कंप्यूटर द्वारा, तो वो होगा आप लोगों का डीएनसी मशीन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ डीएनसी यानी इसके अवयव, इसमें होता है एक मेनफ्रेम कंप्यूटर। आप जानते होंगे कंप्यूटर शुरू में आया था तो मिनी मेनफ्रेम और सुपर, तो ये इसमें मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है।
मेमोरी होती है जो कि प्रोग्राम को रीड करने के लिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है संचार व्यवस्था के लिए, और यहाँ सीएनसी और मशीन टूल, ये चीज़ें तो होनी है। तो ये इतनी चीज़ें होती हैं। उसके बाद होती है कि डीएनसी मशीन कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ देखेंगे डीएनसी मशीन 2 प्रकार की होती है। पहला बीटीआर सिस्टम और दूसरा स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। बीटीआर सिस्टम जो होता है, जो बीटीआर सिस्टम होता है, इसमें सेंट्रल कंप्यूटर को सीधे इसमें सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है, जो कंट्रोल कंप्यूटर होता है, को सीधे एनसी मशीन कंट्रोल यूनिट से जोड़ दिया जाता है तथा इस निकाय में कंप्यूटर का जो कनेक्शन टेप रीडर के पीछे से किया जाता है, इसलिए इसे बीटीआर कहते हैं। और बीटीआर का फुल फॉर्म होगा बिहाइंड टेप रीडर, इसीलिए यहाँ इसका नाम रखा गया है बीटीआर सिस्टम, क्योंकि इसमें कंप्यूटर कनेक्शन टेप रीडर के पीछे दिया गया है, तो इसीलिए इसको बिहाइंड द टेप रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है बिहाइंड द टेप रीडर। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। तो इस निकाय में विशिष्ट ऑपरेशन के लिए विशिष्ट मशीन कंट्रोल होता है। इसमें बस एक ही लाइन में कितनी बड़ी बात कह दी गई, आप लोगों को ध्यान देना होगा यहाँ पे कि इस निकाय में विशिष्ट ऑपरेशन के लिए विशिष्ट मशीन कंट्रोल होता है। यानी कि स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट जो है, इसको विशेष कार्यों के लिए बनाया जाता है। जैसा कि आप सब बैच उत्पादन आपने पढ़ा होगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। बैच उत्पादन के लिए एक ही प्रकार के, समझ लीजिए जैसे एक ही प्रकार की वस्तुओं का, अनेक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए, चाहे एक स्पेशल चीज़, जैसे मान लीजिए सोना उद्योग और हीरे के उद्योग में स्पेशल पर्पज़ की मशीनें कार्य करती हैं, उन्हें एक अलग पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे मशीन कंट्रोल यूनिट, स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट का मतलब है। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि सीएनसी और डीएनसी में अंतर। इसमें आपको 5 नंबर, मैं कह सकता हूँ कि 80% चांसेस हैं जो कि ये क्वेश्चन पूछने का कि सीएनसी और डीएनसी में अंतर क्या है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो चलिए देखते हैं। पहला कि सीएनसी में कंप्यूटर मशीन से सीधे रूप में जुड़ा होता है। ठीक है, ये तो बात सही है कि सीएनसी में कंप्यूटर मशीन से सीधे रूप में जुड़ा होता है। फिर इसमें डीएनसी में क्या होता है तब? तो डीएनसी में कंप्यूटर मशीनों से दूर रहता है तथा टेली कम्युनिकेशन लाइन द्वारा जोड़ा जाता है। क्या है? टेली कम्युनिकेशन लाइन द्वारा ये जोड़ा जाता है। तो पहला अंतर क्या हुआ कि सीएनसी में कंप्यूटर मशीन के पास होता है और डीएनसी में कंप्यूटर मशीनों से दूर होता है, जबकि उसे टेली कम्युनिकेशन तारों द्वारा या लाइन द्वारा जोड़ा जाता है। फिर दूसरा अंतर क्या होगा? इसी प्रकार दूसरा हम लोग देखेंगे कि सीएनसी में प्रोग्रामिंग करना कम कुशल ऑपरेटर द्वारा किया जा सकता है। यानी सीएनसी में जो प्रोग्रामिंग है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनसी और सीएनसी में, इसको कुछ ही समय पहले बताया कि एनसी और सीएनसी में, अगर एनसी में अधिक कार्यकुशल होना चाहिए, लेकिन सीएनसी में थोड़ा कम भी कार्यकुशल रहे तो काम चल जाता है। इस प्रकार डीएनसी में मैंने आपको बताया था, डीएनसी में प्रोग्राम अधिक कुशल ऑपरेटरों की द्वारा किया जाता है। मैंने अपेक्षाकृत कहा था कि अपेक्षाकृत कम या ज़्यादा लग सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग तीसरा देखेंगे कि सीएनसी मशीनें नम्य होती हैं, यानी नम्य मतलब फ्लैक्सिबल होती हैं। इनको अब फ्लैक्सिबल क्या होती हैं? तो फ्लैक्सिबल मतलब होता है कि कार्य करते समय, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रहा है, तो उस प्रोसेस के बीच में अगर प्रोग्राम को हमें कुछ चेंजेस करना है तो हम चेंजेस कर सकते हैं, ये कि जो कि सीएनसी में पॉसिबल है। और वहीं डीएनसी मशीनें कम नम होती है, मतलब कम फ्लैक्सिबल होती हैं, मतलब ना के बराबर। और चौथा अंतर है कि सीएनसी में एक समय में एक मशीन को कंट्रोल करता है। ठीक है, सीएनसी में एक कंप्यूटर मशीन के पास लगा होता है, तो वो एक समय में एक ही कंप्यूटर कंट्रोल करता है, जबकि
डीएनसी में एक समय में कई मशीनों को नियंत्रित करता है, या एक समय में एक मशीन को नियंत्रित करता है और एक समय में कई मशीनों को नियंत्रित करता है। इसके बाद हम लोग सीधा लास्ट वाला अंतर लिख देंगे, इसके जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, और उसका होगा डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो सीरियल संचार एक उपकरण संचार प्रोटोकॉल है जो लगभग सभी कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया जाता है। लगभग सभी कंप्यूटर में 2 EIA 332 सीरियल पोर्ट लगे होते हैं। सीरियल संचार सीएनसी मशीन में हार्डवेयर के लिए महत्वपूर्ण संचार प्रोटोकॉल है। तो देखिए, ये सीरियल कम्युनिकेशन क्या है, ये आपके सिलेबस में है जो कि आपको पढ़ना है। तो सीरियल संचार एक उपकरण संचार प्रोटोकॉल है जो लगभग सभी कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया जाता है। लगभग सभी कंप्यूटर में EIA 232, याद रखेंगे कि EIA 232 सीरियल पोर्ट के होते हैं। सीरियल संचार ऐसी मशीनों में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए एक महत्वपूर्ण संचार प्रोटोकॉल है। इसके बाद विशिष्ट CNC मशीनों में संकेत ASCH डेटा के रूप में भेजे जाते हैं। ठीक है। तो संचार 3 संचरण लाइनों का उपयोग करके किया जाता है। पहला तो ग्राउंड का, दूसरा ट्रांसमिट का, तीसरा रिसीव का। ये 3 चीज़ें। इसके बाद हम लोग देखेंगे इथरनेट टेक्निक। इथरनेट टेक्निक क्या होती है, जो कि ये भी हमारे सिलेबस में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको भी अधिकतर पूछा जाता है। तो CNC मशीनों में इथरनेट तकनीक का उपयोग, ठीक है, CNC मशीन में इथरनेट तकनीक का उपयोग डाटा संचार के लिए भी किया जाता है। इथरनेट एक बस तकनीक का उपयोग करता है। बस तकनीक मतलब एक के बाद एक, जैसे बसों की लाइन होती है, जैसे बसों में सीट होती है एक के बाद एक, उसी प्रकार बस तकनीक का एक उदाहरण है। बस तकनीक का अर्थ जहाँ कि यहाँ पे बताया गया है कि बस तकनीक का अर्थ है कि CNC नेटवर्क पर सभी उपकरण एक एकल संचार लाइन साझा करते हैं। इथर तकनीक में प्रयुक्त हार्डवेयर सरल और सस्ता होता है। यही कारण है कि इथर तकनीक का प्रयोग करने के लिए कोई भी उपभोक्ता आगे आता है। तो ये हो गया हम लोगों का इथरनेट तकनीक। इसके बाद आता है मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जो कि एनसी में भी आपने पढ़ा था कि मेन पार्ट होता है मशीन कंट्रोल यूनिट। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या होता है मशीन कंट्रोल यूनिट। तो मशीन कंट्रोल यूनिट के द्वारा प्राप्त प्रोग्राम को विद्युत सिग्नलों में बदलकर मशीन के टूल को नियमित क्रियान्वित किया जाता है, यानी संचालित किया जाता है। इस यूनिट के 2 घटक हैं, एक प्रोग्राम रीडर और मशीन कंट्रोलर। तो मशीन कंट्रोल यूनिट के द्वारा प्राप्त जो प्रोग्राम होता है, वो जो प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम होता है रीड करता है पहले उसे, तो उसको क्या किया जाता है, विद्युत सिग्नलों में बदल कर भेजा जाता है मशीन कंट्रोल यूनिट द्वारा। क्योंकि जो मशीन टूल या मशीन जो ऑपरेट करता है उसमें ये काम किया जाता है कि ये प्रोग्राम को विद्युत सिग्नलों के रूप में बदलता है, जो मशीन टूल प्राप्त करता है। जैसे मशीन टूल उसे प्राप्त करता है और उसे क्रियान्वित करता है। ये काम मशीन कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि प्रोग्राम को विद्युत सिग्नलों में बदलकर मशीन टूल तक भेजना, उसे क्रियान्वित यानी संचालित करना। और इस यूनिट यानी MCU मशीन कंट्रोल यूनिट के 2 घटक हैं। पहला है प्रोग्राम रीडर और दूसरा है मशीन कंट्रोलर।
जो प्रोग्राम रीडर है वो प्रोग्राम को रीड करने का कार्य करता है, और जो मशीन कंट्रोलर है वो मशीन टूल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके बाद है इनपुट डिवाइस। प्रदत्त उपकरण क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस देखते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इन उपकरणों का प्रयोग पाठ प्रोग्राम को संचालित करने में किया जाता है तथा प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं। इनपुट उपकरणों का मुख्य काम होता है पार्ट प्रोग्रामिंग। जो प्रोग्राम की हुई भाषा होता है उनको संचालित करने के लिए, मतलब उनको स्टोर करना, प्रोग्राम को स्टोर करना, इनपुट देना, ये सभी काम इनपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है। तो इसमें होता है यूएसबी, सीडी, डीवीडी और सीरियल कम्युनिकेशन और फ्लॉपी डिस्क। यदि इसमें और लिखना हो तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस, सीडी का होता है कम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और सीरियल कम्युनिकेशन और फ्लॉपी डिस्क। तो यूएसबी और सीडी और डीवीडी का डिफिनेशन फुल फॉर्म भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट टू बी मशीन और सीएनसी मशीन। किसी भी मशीन के घटक के लिए तथ्य का चयन करना, क्या क्या दिक्कतें या क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं। तो पहला सेटअप बहुत महंगा होता है, महंगा होता है या होना चाहिए ये भी जरूरत नहीं है। सेटअप बहुत महंगा होता है। जो चयन करने में जो मुख्य कारण आते हैं, किसी ऐसी मशीनों का चयन में क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या दिक्कत होता है। तो फिर प्रदर्शन के लिए ऑपरेटर बहुत जटिल है, जटिल ऑपरेशन होता है तथा प्रोग्रामिंग करना भी काफ़ी जटिल होता है। उसके बाद प्रदर्शन के ये रिपीट हो गया। फिर इसमें उपकरण के भंडारण की समस्या ना हो, अच्छी तरह से हवापन से जो यानी जगह जहाँ सेट करना हो वहाँ वातानुकूलित हो, जब मशीनन समय डाउन समय से कम हो। जो हो गया हम लोग का सीएनसी मशीनों पर मशीनों के घटकों का चयन करने में ये चीज़ें ध्यान में रखनी हो कि सेटअप बहुत महंगा ना हो, और प्रदर्शन के लिए ऑपरेटर बहुत जटिल ना हो, उपकरण के भंडारण की समस्या ना हो, वातानुकूलित जगह हो, हवापन संचरण यानी वातानुकूलित जगह, और मशीन समय डाउन समय से कम हो। इसके बाद हम लोग का है कि प्रॉब्लम विथ कन्वेंशन एनसी, पारंपरिक संख्यात्मक नियंत्रण की समस्याएं। इसकी समस्याएं क्या क्या हैं? तो इसमें मेन समस्या होती है पहले छिद्रित टेप यानी पंच टेप, नियंत्रक कंट्रोलर, टेप रीडर, प्रबंधकीय जानकारी, पार्ट प्रोग्रामिंग या गलतियाँ। तो छिद्रित टेप में होता है कि कभी कभी जो पंच टेप होता है उसके खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जबकि सबसे नाजुक, सबसे कमज़ोर पार्ट माना जाता है एलसी मशीन का छिद्रित टेप यानी पंच टेप। तो ये एक समस्या बनी रहती है कि इसके ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं तथा इसको हैंडल कर, ये सबसे कमज़ोर भाग होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें प्रॉब्लम तो होगी। फिर नियंत्रक कंट्रोल, एनसी मशीन को कंट्रोलर जो कंट्रोल करने का बात हुई कि एनसी मशीन को कंट्रोल करना भी इसको बहुत ही ज़रूरी होता है, और कंट्रोल करने में इसको काफ़ी दिक्कतें आती है। टेप रीडर जो कि होता है, टेप रीडर अगर छिद्रित टेप, जो टेप सबसे मतलब कमज़ोर पार्ट माना जाता है, तो टेप के में दिक्कत होने के नाते टेप रीडर गलत प्रोग्राम को पढ़ता है, जिससे ऑपरेशन में गलतियाँ हो सकती है। प्रबंधक की जानकारी, जो उसके प्रबंधन की जानकारी या उसके रख रखाव, इसमें काफ़ी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए जिससे कि इन प्रॉब्लमों को दूर किया जाए। तो प्रबंधक की जानकारी
भी ज़्यादा मायने रखते हैं एफिशिएंसी प्रॉब्लम्स में। तो प्रबंधक की जानकारी को अच्छे से, जैसे उसके रख रखाव की जानकारी, स्नेहन की जानकारी, ऑपरेटिंग की जानकारी, प्रोग्रामिंग की जानकारी, और पार्ट प्रोग्रामिंग गलतियाँ जो होती है जो ऑपरेटर द्वारा की जाती हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग करने में जो गलतियाँ की जाती हैं, तो ये हो जाएगा पार्ट प्रोग्रामिंग गलतियाँ। अब इसके बाद हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीएलसी। पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो पीएलसी जो है, इसमें बताया पीएलसी एक ठोस स्टेट उपकरण है जिन्हें औद्योगिक वातावरण में नियंत्रण अनुप्रयोगों के लिए लॉजिकल निर्णय लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पीएलसी उन कार्यों को करता है जो पूर्व में आवश्यक रिले, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स या मिनी कंप्यूटर करते हैं। पीएलसी हल्के उपकरण है जो बिना पंखे, एयर कंडीशनर की इलेक्ट्रिक फिल्टरिंग का काम करते हैं। तो ये जो पीएलसी है, तो पीएलसी इसमें बताया गया कि एक ठोस स्टेटस उपकरण है और इन्हें लॉजिकल निर्णय लेने के लिए प्रयोग किया, जैसा कि आपको पहले इसमें बताया गया कि जहां मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स या मिनी, ये हल्के उपकरण है तथा पीएलसी जिसमें एक प्रमुख घटक प्रोग्रामेबल माइक्रो प्रोसेसर होता है। पीएलसी में एक प्रोग्रामेबल माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। इसमें भाषाओं की प्रोग्रामिंग में से एक भाषा द्वारा प्रोग्राम, यानी भाषा में इसकी जो होता है प्रोग्राम में इसके भाषा के अनुसार इसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। इसमें भी प्रोग्राम, ये एक माइक्रो कंट्रोलर की तरह होता है, माइक्रो प्रोसेसर की भांति होता है जिसे पीएलसी कहते हैं, ठीक है। पीएलसी का अन्य काम में जैसे आ जाएगा, पीएलसी का अन्य काम जैसे औद्योगिक प्रणालियों के नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है, जो कि इसमें बताया गया औद्योगिक वातावरण नियंत्रण प्रयोग के लिए किया जाता है। फिर इसमें ये क्या करता है, जो कि औद्योगिक प्रणालियों में जो प्रयोग किया औद्योगिक प्रणालियों के नियंत्रण में, फिर इनपुट युक्तियाँ हैं, ठीक है। इनपुट युक्ति की स्थिति का लगातार मॉनिटर करता रहता है कि क्या चीज़ें इनपुट हो रही हैं, क्या चीज़ें इनपुट या आउटपुट नहीं हो रही हैं। तथा कंप्यूटर एवं माइक्रो प्रोसेसर की भांति, ठीक है, जो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर की भांति इसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर की, इसमें कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर की बात, इसमें भी बाइनरी निविष्ट यानी बाइनरी इनपुट्स पर लॉजिक्स और अर्थमेटिक कंप्यूटर इत्यादि प्रक्रियाएं करके परिणाम भी बाइनरी में ही प्रदान करता है। यानी जो इसमें बाइनरी कोड्स होते हैं, बाइनरी नंबर, ये भी कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर की तरह बाइनरी निर्दिष्ट यानी बाइनरी इनपुट पर भी काम करता है ये, और बाइनरी ही आउटपुट देता है, ठीक है। और पीएलसी का एक मेन काम होता है कि औद्योगिक में जो अधिक फुल ऑटोमेटिक होता है जिसमें, तो उसमें कंट्रोलर का काम, जो कंट्रोल का काम होता है वो पीएलसी का होता है। यह स्वचालित प्रक्रियाओं पर ये नियंत्रण रखता है तथा जिसमें से प्रत्येक कार्य को जो इसमें देखता है कि उचित क्रम पर तथा सही समय पर हो रहा है या नहीं, इसका नियंत्रण भी ये खुद पीएलसी करता है। इसके द्वारा उस पर भी नियंत्रण किया जाता है कि कार्य सही समय पर हो रहा है या नहीं। फिर इसके भी 3 घटक होते हैं। इसके भी 3 घटक होते हैं। पहला प्रोसेसर, जैसा कि मैंने बताया कि ये भी माइक्रो प्रोसेसर की तरह काम करता है। बिजली आपूर्ति, जी बिजली से चलता है तो बिजली की आपूर्ति करना ही पड़ेगा इसको। इनपुट तथा आउटपुट सेक्शन, जैसे मैंने पहले ही बताया कि औद्योगिक में अक्सर औद्योगिक प्रणालियों में इस बार ऑटोमेशन यानी ऑटोमेटिक कार्य, फुल ऑटोमेशन कार्य उस पर नियंत्रण करता है तथा इनपुट पे भी यह उचित ध्यान रखता है कि कोई भी कार्य समय से या उचित क्रम में या उचित श्रेणी क्रम में हो रहा है या नहीं। तो ये तो हो गया इनपुट और आउटपुट सेक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीएनसी मशीन सिस्टम डिज़ाइन, कि सीएनसी मशीन सिस्टम की डिज़ाइन क्या है।
तो सीएनसी मशीन सिस्टम डिजाइन में एक सीएनसी न्यूनतम घर्षण और बैकलैश के साथ रोबोट निर्माण का होना चाहिए। मतलब सीएनसी के सिस्टम डिजाइन में सीएनसी में घर्षण मतलब नगण्य और बैकलैश रोबोटिक जो फुल ऑटोमेटिक होना चाहिए। सीएनसी के डिजाइनरों के डिजाइन विचार दो प्रकार का होता है, यानी उनके विचार में दो प्रकार का टेंशन यानी बातें क्लियर की जाती है। पहला नियंत्रण प्रणाली डिजाइन, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन। दो ही चीज़ें मेन कार्य करती है, जो नियंत्रण प्रणाली की डिजाइन और मैकेनिकल सिस्टम की डिजाइन। इसके बाद हम लोग पहला देखेंगे कि नियंत्रण प्रणाली सिस्टम डिजाइन, जिसमें कंट्रोल प्रणाली है। तो भविष्य में एनसी मशीन उपकरण की दृष्टि से अविश्वसनीय यहाँ था नहीं रहेगा, अविश्वसनीय न रहे। अगर मतलब नियंत्रण प्रणाली सिस्टम में डिज़ाइन किया गया कि ऐसा डिज़ाइन किया गया कि उस पर कंट्रोल ना रहे, तो अविश्वसनीय हो जाएगा और यह मानना मुश्किल हो जाएगा कि पहले जो इसके मशीन के साथ क्या हुआ, पहले बस बहुत अच्छी सेवा दी थी, यानी पहले जो इस तरह की चलती थी, अगर आगे हम लोग चल के नियंत्रण सिस्टम में काबू ना कर पाए, उस पर अच्छी से पकड़ न कर पाए, तो ये बात बन जाएगी कि जिन वर्षों में अच्छी सेवा की थी और इस समय इस मशीन के साथ क्या हुआ। ठीक है, तो नियंत्रण प्रणाली पर काफ़ी भी काम करना बाकी है और काम हो रहे हैं। तो इसमें नियंत्रण प्रणाली के चयन के लिए 4 मुख्य विचार हैं। तो इसमें क्या क्या विचार हैं, तो इसमें है डिजिटल बीएस एनालॉग, पंच टेप बीएस मैकटेप, खुला लूप बीएस बंद लूप सिस्टम, रैखिक बीएस घूर्णन या ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर का प्रयोग अब भी होने लगा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन। मैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन में क्या बातें हैं कि कुछ समय पश्चात यह महसूस किया गया कि परंपरागत मशीनों के डिज़ाइन अक्सर होते हैं, जैसे कि मशीन उपकरण अनुनाद, ब्लैकलेस यानी लीड स्क्रू के थ्रेड में क्लियरेंस, जो कैंसी मशीनों में जो लीड स्क्रू में जो थ्रेड्स के क्लियरेंस होते हैं वो सीएनसी के आने से समाप्त हो गए। ये सब चीज़ें की गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ स्लाइड वेज का यूज़ क्यों करते हैं। तो सामान्यतः यहाँ पर देखेंगे, सामान्यतः मशीन टूल स्लाइड्स के बीच प्रदान किए जाते हैं। वर्क एरिया कटिंग उपकरण को गाइड करने के लिए स्लाइड वेज का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप लोग टर्निंग मशीन में भी देखा था और ये सीएनसी मशीन में भी देखेंगे। स्लाइड वेज का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जहाँ कटिंग क्रिया की जा रही है, कटिंग क्रिया में वर्क एरिया जो है वहाँ कटिंग उपकरण को गाइड करने के लिए, मतलब ऑटोमेशन की, इसमें कह सकते हैं कि ऑटोमेशन को ध्यान में रखते हुए ये स्लाइड वेज का प्रयोग किया। स्लाइड वेज थोड़ी सी ऑटोमेशन का प्रयोग करते हैं तथा वर्क एरिया में जहाँ ये अच्छी तरह से और टूल को भी उपकरण को भी गाइड करने का कार्य करते हैं। इसमें ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं, इसको आप लिख सकते हैं। अब स्वार्प रिमूवेबल यानी चिप्स रिमूवेबल क्या होता है, चिप्स रिमूव करना। तो सीएनसी मशीन हो या टर्निंग मशीन हो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि चिप्स को रिमूव करना, किस प्रकार से उसका निस्तारण किया जाए कि वह घातक न हो तथा असुरक्षा का कारण न बने। तो इसमें चलिए देखते हैं। इसे आम भाषा में चिप्स भी कहते हैं। ये बहुत तेज़ भी हो सकते हैं। इसमें सुरक्षा समस्या पैदा हो जाती है क्योंकि यह सही ढंग से संभाला ना जाए तो ये गंभीर चोटों का कारण बन सकती है। नंगे हाथों से स्वाप चिप्स के बचने के लिए मशीनों के लिए मानक प्रशिक्षण है और आमतौर पर एक स्थायी कार्यस्थल नियम है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो चिप्स हैं, जो इनको ये बहुत तेज़ हो सकते हैं, तेज़ हो सकते हैं तथा इनकी जो लेके एक सुरक्षा फैक्टर जो होता है, एक सुरक्षा फैक्टर उत्पन्न हो जाता है कि इनसे सुरक्षा कैसे की जाए। क्योंकि ये अगर बहुत तेज मान लीजिए कटाई करे, फीडअप कट अधिक लग रहे हैं तो ये औजार पर बिल्डअप एज बनाने लगते हैं, जिससे औजार ख़राब हो जाता है। तथा ये चिप्स हाथों पर न लग जाए, जैसे हाथ पे कटने का डर लगता है, जैसे जलने का डर, क्योंकि ये जब रिमूव होते हैं तो काफ़ी हाई टेम्परेचर, हाई वेलोसिटी से रिमूव होते हैं तथा ये स्लाइड्स वेज तथा अन्य चीज़ों को जाम न करे। तो इसके लिए मशीनों के लिए मानक प्रशिक्षण निर्धारित किए गए हैं।
मानक और क्या क्या प्रशिक्षण है कि ये चीज़ें होनी चाहिए आपके मशीन में चिप्स को रिमूव करने के लिए, तभी आपको एक प्रोफेशनल तरीके की जो उस पर परमिशन होगी वो मिलेगी आमतौर पर और आमतौर पर ये कहाँ जहाँ भी कार्यस्थल हो उसका स्थायी एक नियम भी है कि इसको रिमूव करने का सबसे पहले ध्यान में रखा जाए। फिर देख रेख एवं सुरक्षा उपकरण, सेफ्टी एंड ग्राइंडिंग गाइडिंग डिवाइस, ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा क्योंकि ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देख रेख में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्नेहन होगा, फिर गाइडिंग में जैसे कि स्लाइड वेस, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। किसी मशीन को उपयोग करते समय यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार सीएनसी मशीन ऑपरेशन के लिए 2 सामान्य नियम हैं। देखिए, किसी भी मशीन के उपयोग करते समय यह तो जाहिर सी बात है कि उसकी सबसे पहले उसके सुरक्षा गुणांक को देखा जाता है कि इस मशीन को चलाने में कहाँ कहाँ सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, किस अंगों को कवर करना है, कि कहाँ इमरजेंसी बटन लगाने हैं, या ऐसे ही प्रकार की तमाम चीज़ें हो सकती हैं जिसको सुरक्षा में ध्यान रखा जाता है। तथा गाइडर डिवाइस कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। तो मशीन ऑपरेशन सीएनसी मशीन के 2 ऑपरेशन निम्न हैं। 2 नियम सख्ती से पालन जो होना चाहिए और होना चाहिए वो क्या क्या है कि आपको उचित प्रशिक्षण या सही ऑपरेटर के मैनुअल के बिना सीएनसी मशीन के साथ कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें कहा गया कि अगर मान लिया आपको अगर उसका उचित प्रशिक्षण और सही ऑपरेटर के मैनुअल यानी सही ऑपरेटर के देख रेख में आप ना हो तो आप सीएनसी मशीन के साथ कार्य न करें, क्योंकि ये आपके लिए घातक हो सकता है। ठीक है। फिर दूसरा है इसमें उचित प्रशिक्षण के बिना सीएनसी मशीन प्रोग्राम करने की कोशिश न करें। ठीक है, उचित प्रशिक्षण या प्रोग्राम की जानकारी ना हो तो आप उस पर प्रोग्रामिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि गलत प्रोग्रामिंग से भी दुर्घटना होने के चांस होती हैं और इससे काफ़ी जान माल की भी हानि हो सकती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें है कि मशीन सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। कुछ सुरक्षा उपकरण निम्नलिखित हैं और इन सभी चीज़ों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। और कुछ सुरक्षा उपकरण निम्नलिखित हैं जो कि हम लोग देखेंगे। अब है इसमें आपातकालीन रोक बटन। आपातकालीन रोक बटन है तो आपातकालीन स्टॉप बटन का प्रयोग इमरजेंसी में किया जाता है। यह बटन कई मुख्य स्थानों जैसे हैंड होल्ड इकाई, नियंत्रण कक्ष और मशीनों पर अन्य स्थानों पर लगी होती है। मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, मान सकते हैं कि जहाँ जहाँ से मशीन को कंट्रोल करें, एक ऑफिस, एक नियंत्रण कक्ष, एक हैंड होल्ड इकाई और एक मशीनों के अन्य स्थानों पर भी ये चीज़ें लगाई जाती हैं, जैसे कि आपातकालीन में मशीन को दुर्घटना होने पर तुरंत उसे स्टॉप किया जा सके। अब इसके बाद है हम लोगों का संपर्क मैट। ये भी एक नियंत्रण बटन होता है या नियंत्रण मैट कह सकते हैं। तो ऑपरेटर सीएनसी मशीन को तुरंत रोकने के लिए इस नियंत्रण का उपयोग करता है, यानी इमरजेंसी स्टॉप के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब वह चटाई पर खड़ा होता है तो मशीन तुरंत बंद हो जाती है या ऑपरेटर को चलते हुए भागों से बचाता है। यानी संपर्क मैट उस स्थान पर लगाया जाता है कि जहाँ से चलती हुई चीज़ें और अचानक से मान लीजिए चला जाए तो उस पर पैर पड़ते ही मशीन को ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसके बाद है हम लोगों का टूल होल्डर। टूल होल्डर विभिन्न काटने के उपकरण और मशीनिंग सेंटर धुरी के बीच मानक कनेक्शन प्रदान करता है। प्रत्येक टूल होल्डर को एक विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। जो टूल होल्डर यानी टूल को जो होल्ड किए रहता है उसमें कई प्रकार के टूल्स जो लगे होते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जिससे कि कोई हानि ना हो, तो उसमें टूल होल्डर का ये मुख्य योगदान होता है कि टूल होल्डर जो होता है एक विशेष दूरी पर सेंटर दूरी पर होता है कि वो बार बार खोलने बांधने की प्रक्रिया ना हो, जिससे कि दुर्घटना को कम किया जाता है। अब पैलेट सिस्टम क्या होता है? तो पैलेट सिस्टम भी एक महत्वपूर्ण सिस्टम है। यह क्या कहता है? यह मशीन के उपकरण लोडिंग अनलोडिंग के डाउन टाइम को कम करने के मशीन को कच्चे माल को हिस्सों को तैयार परिवहन करने में मदद करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये जो होता है पैलेट सिस्टम, ये क्या करता है कि
जो मशीन में ऑटोमेशन के खिलाफ अपने आप लोड होता है और जाके अपने आप एक जगह पर स्टोर होता है, उसमें ये पैलेट सिस्टम काम करता है, जिससे कि इसमें दुर्घटनाओं को भी काफ़ी कम किया जा चुका है इसके माध्यम से। और ये कच्चे माल के जो मशीन के अंदर लेके जाना, फिर मशीन के अंदर से लेके बाहर कर देता है, जिससे दुर्घटना काफ़ी कम हो जाती है और ये भी एक सुरक्षा की युक्ति मानी जा सकती है, मानी जाती है। इसमें होता है मैनुअल प्लेट प्रणाली और स्वचालित यानी ऑटोमेशन प्लेट प्रणाली और रोबोट पैलेट प्रणाली, जो कि रोबोट पैलेट प्रणाली आधुनिक समय में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों में यूज़ भी हो रखता है और विकसित देशों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एटीसी। एटीसी क्या होता है? तो एटीसी ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो मशीन के उत्पादन या उपकरण ले जाने की क्षमता में सुधार करने के लिए कंप्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रण मशीन टूल में उपयोग किया जाता है। यानी सीएनसी में उत्पादन या उपकरण के लेआउट एंड क्षमता को सुधार करने के लिए मशीन में एटीसी ऑटोमेटिक टूल चेंजर का प्रयोग किया जा रहा है। यह टूल को बहुत तेज़ी से बदलता है तथा लीड समय में कम करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें टूल को बांधने और खोलने में ज़्यादा समय लगेगा, तो उसमें ये टूल जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है उसको प्रोग्राम के द्वारा से ये प्रोग्राम दिया जाता है, वो ऑटोमेटिक टूल को चेंज कर देता है, जिससे समय की बचत होती है। जो लीड समय होता है उसमें कम करने का प्रयास करता है और उत्पादन को निरंतर बनाए रखता है। ठीक है, इसमें एटीसी का प्रकार दिखाया गया है। इसमें एटीसी का प्रकार दिखाया गया है कि एटीसी कितने प्रकार का होता है। तो एटीसी यह दो प्रकार का होता है, ड्रम प्रकार का परिवर्तक और चेन प्रकार का परिवर्तक। और इसमें टूल की संख्या के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो ड्रम प्रकार का यहाँ पर देख सकते हैं, यदि टूलों की संख्या 30 से कम हो तो ड्रम प्रकार का यानी एटीसी का प्रयोग करेंगे, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ड्रम प्रकार का परिवर्तक और चेन प्रकार का परिवर्तक का प्रयोग तब किया जाएगा जब टूलों की संख्या 30 से अधिक हो। ठीक है, तो ये एटीसी क्या करता है? टूल चेंजिंग का काम करता है, लीड समय में कमी लाता है। और ये दो प्रकार का होता है और ये किस आधार पर वर्ग बांटा जाता है? कि संख्या के आधार पर। और यह दो प्रकार का कौन कौन सा? ड्रम प्रकार का परिवर्तक जिसमें संख्या 30 से कम हो और चेन प्रकार का परिवर्तक जिसमें संख्या 30 से अधिक हो। और टूल रूम मैनेजमेंट आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ईजी जो टॉपिक है, आप वहाँ पे वर्कशॉप में पढ़े भी होंगे। स्टोर रूम एकदम स्टोर रूम की भांति होता है। जैसे आपको टूल रूम मैनेजमेंट में क्या होता है? देखिए, टूल रूम मैनेजमेंट यह वह रूम होता है जहाँ औजार या उपकरण संग्रहित किए जाते हैं या एक ऐसी जगह जहाँ उपकरण बनाए जाते हैं। तो टूल रूम मैनेजमेंट का अर्थ आप समझ सकते हैं कि इसमें टूल को स्टोर किया जाता है। जो टूल रूम मैनेजमेंट होता है इसमें उपकरण रखे भी जाते हैं और बनाए भी जाते हैं। तो जिस प्रकार के उपकरण को मान लीजिए आपको लेना है, तो उसमें क्या करना है? आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि हमें ये टूल की ज़रूरत है तथा इतने समय के लिए। इसमें समय की बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आपको समय का पूरा मेंशन करना होता है कि कितने समय के लिए आपको टूल चाहिए। तो उस समय को मेंशन करके आप रूम मैनेजमेंट से पास कराते हैं, तो आपको ये पास करके यहाँ पर टूल को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये होता है टूल मैनेजमेंट का कार्य। अब इसके बाद का हम लोगों का चैप्टर है सिस्टम डिवाइस चैप्टर है। इसके बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है सिस्टम डिवाइस। सिस्टम डिवाइस से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इन लोगों में हम लोग एक्यूरेटर। सिस्टम डिवाइस का सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है एक्यूरेटर। तो एक्यूरेटर क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक्यूरेटर क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखेंगे हम लोग एक्यूरेटर। तो एक्यूरेटर जो होता है
एक्चुएटर एक मशीन का घटक है जो कि मशीन तंत्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। एक एक्चुएटर को एक नियंत्रित संकेत और ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। एक्चुएटर को एक नियंत्रित संकेत और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और नियंत्रण संकेत अपेक्षाकृत कम ऊर्जा का होता है और विद्युत वोल्टेज या वायवीय हाइड्रोलिक दबाव इसी प्रकार की कोई भी ऊर्जा शक्ति हो सकती है। जब विद्युत निर्देश प्राप्त होता है तो एक्चुएटर संकेतक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रतिक्रिया करता है या क्रिया करता है। तो इसमें एक्चुएटर जो होता है यह परिवर्तन को मापता है। जैसा कि एक्चुएटर जो मेन काम होता है इसका, ये रेखीय और कोणीय विस्थापन को मापता है। ठीक है, ये रेखीय और कोणीय विस्थापन को मापने का कार्य करता है। और इसमें जो होता है, ये एक्चुएटर जो होता है भौतिक परिवर्तन करता है, भौतिक से ही भौतिकी में परिवर्तन करता है। और यह परिवर्तन दर के साथ परिवर्तन शक्ति को भी व्यवस्थित करता है। यानी परिवर्तन दर जो होता है वो करता ही करता है, उसके साथ परिवर्तन की जो शक्ति होती है उसको भी व्यवस्थित रूप से कार्य करता है। और एक्चुएटर जो होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है, जैसा कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पहले मैकेनिकल एक्चुएटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर सिस्टम, न्यूमेटिक एक्चुएटर सिस्टम और हाइड्रोलिक एक्चुएटर सिस्टम। और इसमें आप एक्चुएटर के उदाहरण जो देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, एक्चुएटर किसे किसे कह सकते हैं। तो ये डायग्राम दिया गया है, आप एग्ज़ाम में इस डायग्राम को बना सकते हैं और बनाना भी है आपको, जो कि सिंपल डायग्राम है, इसको आप बना सकते हैं। इसमें एक्चुएटर की जो है, इसमें है कॉम ड्राइव, इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो भी एक्चुएटर का उदाहरण है। मैंने कहा था ना, उसको रेखीय और कोणीय गति जो मापन करता है। इलेक्ट्रिक पॉलीमर, डिजिटल माइक्रोमीटर, हाइड्रोलिक सिलेंडर, पुश जैक, सर्वो मैकेनिज्म। ये क्या करता है, भौतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है एक्चुएटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंसर क्या होता है, या सेंसर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग सेंसर क्या होता है। तो सेंसर यह उपकरण, ठीक है, यह उपकरण किसी भौतिक राशि को मापने का कार्य करता है तथा इसे एक ऐसे संकेत में बदल देता है जो किसी यंत्र द्वारा पढ़ा जा सकता है। सेंसर, आजकल का जो युग है वो सभी चीज़ें सेंसर पर प्रयोग किया जाए। जैसा कि आगे आपको बताया गया, सेंसर का उपयोग रोज़मर्रा की वस्तुओं में किया जाता है, जैसे कि स्पर्श संवेदनशील लिफ्ट के बसन। सेंसरों को और भी अनेकों उपयोग होते हैं। इनका उपयोग गाड़ियों, मशीन तथा अन्य चीज़ों में। जैसे सेंसर ये होता है कि यह भौतिक राशियों को मापने का कार्य करता है तथा इन्हें ऐसे संकेत, मतलब जब आप जो इनपुट देते हैं उसको ऐसे संकेत में बदल देता है जो उसे यंत्र पढ़ सके, एक प्रोग्राम के रूप में दे देता है। जैसा कि आप लोग लिफ्ट में भी गए होंगे तो उसमें आप सेंसर लिफ्ट में तो अभी तक लोग, क्योंकि हम लोग लोकल से यूपी से तो नहीं देखे होंगे। तो आप लोगों ने थिएटर में गए होंगे, इसमें कोरोना का टाइम था, थिएटर में आप लोग गए होंगे। तो ऑटोमेटिक जो वेंटिलेशन, जो ऑटोमेटिक वेंटिलेशन नहीं, जो सैनिटाइजर, ऑटोमेटिक सेंसर जो आप मशीन के नीचे हाथ लगाते हैं आपके ऊपर, उसमें जो सैनिटाइज एयर जो आपके हाथ पे आता था आप सैनिटाइज कर लेते थे, तो वो एक सेंसर ही है। तो आप लोग वहाँ सेंसर का प्रयोग देख सकते हैं। बहुत सी जगह पर, बहुत से सिनेमा घरों में उसका प्रयोग किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि उसका प्रयोग करने में मैं भी शुरू में मैं उसे समझ नहीं पाया था, लेकिन बाद में उसको देख के समझ गया। लोगों को देखा ऐसे लगाते हुए तो मैंने भी लगाना सीख लिया, क्योंकि अधिकतर चीज़ों पर वो दिखाए गए थे और वो एक बढ़िया उपकरण भी था। उसमें सेंसर के प्रयोग से आप देख सकते हैं कि कितनी सहायता मिली, कितने छूने की चीज़ों को उसके बिना छुए आप उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। और बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ था ये कोरोना के टाइम में। तो उसमें सेंसर को उपयोग आप लोगों को भली बात समझ में आ गया, तो आप उसको लिख भी सकते हैं। अब इसमें सेंसर के प्रकार क्या है, कि कौन कौन सा सेंसर कितने कितने प्रकार का होता है। सेंसर तो इस समय सभी प्रकार के हो आ गए हैं। जैसे कि इसमें देखिए बताया गया था कि सेंसर मशीनों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, दवा विनिर्माण और रोबोटिक्स में शामिल है। रोबोटिक्स में भी आपका सेंसर का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी देख सकते हैं सभी चीज़ें सेंसर से की जाती है। और यहाँ पर सेंसर के प्रकार बताए गए हैं कि सेंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं
सेंसर के प्रकार: तापमान सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, प्रकाश सेंसर, दाब सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, धुआं गैस और एल्कोहल सेंसर। जैसा कि एल्कोहल सेंसर आप अगर कहीं बाहरी सिटी में गए होंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं कि जो शराब की चेकिंग करते हैं, सब गाड़ी चलाते समय आपने शराब तो नहीं, वो एल्कोहल सेंसर के द्वारा ही वो मशीन में एल्कोहल सेंसर ही लगा होता है। स्पर्श सेंसर और फ्लो और लेवल सेंसर। तो सभी आज का युग ही सेंसरों का युग है, मतलब हर एक जगह सेंसर का प्रयोग किया जा रहा है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का टैकोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कि टैकोमीटर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि टैकोमीटर होता क्या है, आखिर क्या चीज़ होती है। तो टैकोमीटर यहाँ पे हम लोग पहले देख लेंगे क्या होगा, लिखा गया है कि टैकोमीटर का प्रयोग कोणीय गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक एंटी करंट सेंसर होता है जिसे घूर्णन शाफ्ट द्वारा संचालित एक चल चुंबक होता है। सेंसर से में घूमने वाला चुंबक इंजन की गति के समानुपातिक संकेतिक सुई पर बल लगाता है, जिससे कि सुई डायल पर विस्थापन पद्धति तथा डायल के पाठ्यांक से रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो टैकोमीटर जो होता है वो कोणीय चाल का मापन करता है तथा एक मेन आपको फंक्शन बता दूं कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और इसके दो प्रकार होते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका एसी टैकोमीटर और एक होता है डीसी टैकोमीटर। ठीक है, तो जो डीसी टैकोमीटर होता है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए बातों को, बस हल्का सा है, इसको भी सुन के आपको लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको शुरू में ही बताया कि थोड़ा शॉर्ट टाइप में मैं इसको कवर किया हूँ। तो इसमें डीसी टैकोमीटर में जो होता है वो डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है और इसमें एक आर्मेचर कुंडली होती है जो स्थिर चुंबकों के बीच रोटेट करती है और इसमें ईएमएफ फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का ईएमएफ उत्पन्न होता है और ईएमएफ है जो कि घूर्णन शाफ्ट के समानुपाती होता है और उसी से वो डायल पर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो वोल्टेज विद्युत वाहक बल जो वोल्टेज प्रदर्शित करता है वो जो शाफ्ट के समानुपाती होता है और वही विद्युत वाहक बल वोल्टेज के डायल पर प्रदर्शित होता है, उसे हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार होता है आपका एसी टैकोमीटर भी। और एसी टैकोमीटर जो कि चुंबक, जो घूमते हुए चुंबक होता है उससे शाफ्ट को संबद्ध कर दिया जाता है और कुंडली को स्टेटर पर लपेट दिया जाता है। इस कारण स्थिर कुंडली जब मध्य घूमती है तो जब स्थिर कुंडली के मध्य जो शाफ्ट होता है उसके चारों ओर कुंडली घूमती है तो उसमें उस कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो कि वोल्टमीटर पे वो डायल प्रदर्शित करता है और डायल के से हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ये जो कि आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हम लोग का आता है मेन जो टॉपिक है वो है एलडीवीटी। एलडीवीटी क्या है, तो एलडीवीटी को हम लोग देखेंगे कि क्या है एलडीवीटी, आखिर क्या प्रयोग किया जाता है इसका। तो एलडीवीटी का मतलब है यहाँ पे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर या ट्रांसड्यूसर भी इसको कह सकते हैं, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर या ट्रांसफार्मर। तो इसमें देख एलडीवीटी एक युक्ति है जो रैखिक विस्थापन मापने का कार्य करती है। यह ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके द्वारा किया गया मापन बहुत ही उपयोगी अर्थात अधिक यथार्थ वाला होता है। अधिक यथार्थ वाला होता है। उसके बाद इसमें घर्षण नहीं होता, इसलिए इसमें कुछ घिसने वाला भाग भी नहीं होता है। एसी से चलने वाली एलडीवीटी में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता, तभी क्रायोजेनिक ताप पर भी काम कर सकते हैं और क्रायोजेनिक ताप पर भी काम करने से बचाया जा सकते हैं, क्रायोजेनिक ताप पर भी काम कर सकते हैं। अब इसमें एलडीवीटी जो आपको बताई गई है, तो एलडीवीटी को आपने सिंपल डिफिनेशन देख लिया यहाँ पे, जैसा कि यहाँ एलडीवीटी का जो एक युक्ति है जो रैखिक विस्थापन मापने का कार्य करती है और ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करती है। इसके द्वारा किया गया जो मापन होता है वो अधिक यथार्थ वाला होता है और इसमें घर्षण नहीं होता है और कुछ खींचने वाला भाग भी नहीं होता है। ऐसे चलने वाले एलडीवीटी में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होती और ये क्रायोजेनिक ताप पर। इसके अलावा भी ये इसमें और चीज़ें होती हैं
जो कि मैं आपको बता देना चाहूँगा। इससे आप इतना लिख के भी मतलब कुछ ना याद आ रहा हो तो आप इतने लिख पाओ। इसके बाद की जो बात है वो अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एलडीवीटी आखिर होता क्या है। तो एलडीवीटी जो होता है वो जो रेखीय गति होती है उसको सिग्नलों में बदलता है, जिससे कि उसका मापन किया जा सकता है। एलडीवीटी का प्रयोग यह लंबाई के मापन में भी किया जाता है। लंबाई के मापन में जो रेखीय लंबाई होती है उसको सिग्नल के रूप में चेंज करता है और उसको भेजता है, ट्रांसफार्मर की भांति काम करता है और उसको वोल्टेज पे ये सिग्नलों में बदल के वोल्टेज पे प्रदर्शित करता है, जिससे कि हम इसको डायल पे पढ़ सकते हैं और उसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि एलडीवीटी का बहुत ही अच्छा मतलब बहुत अच्छा उपकरण कह सकते, सस्ता उपकरण है, क्योंकि इसमें घर्षण की कोई चीज़ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है और क्रायोजेनिक ताप पर भी काम कर सकता है। तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे ही चीज़ों की आवश्यकता हमें भविष्य में होने वाली है, जिससे हम कम इनपुट पर अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकें। तो एलडीवीटी बहुत से कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें होती है उच्च यथार्थता वायुयान में, टरबाइन में, ये उन स्थानों पर जो कि विशेष पर्पज के लिए एलडीवीटी का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही खास विशेष तौर पे, क्योंकि वायुयान और टरबाइन जहां आ जाए वहां समझिए कुछ विशेष ही है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलडीवीटी रैखिक विस्थापन को यांत्रिक से विद्युत संकेत में बदल देता है। एलडीवीटी प्राय सर्वो मैकेनिज्म की स्थिति प्रतिक्रिया के लिए और मशीन टूल्स और कई अन्य औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए स्वचालित माप के लिए अनुप्रयोग किया जाता है। ये इसका प्रयोग समझ लीजिए अधिक यथार्थता के लिए किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात होगी। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सर्वो मैकेनिज्म की स्थिति में प्रतिक्रिया के लिए जो सीएनसी मशीन में सर्वो मैकेनिज्म होता है, मशीन टूल्स और कई अन्य औद्योगिक और उसके साथ साथ वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में भी ऑटोमेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है। और यहाँ पे इसका एक सरल फिगर दिखाया गया है, इसको आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कुंडली है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीय कुंडली जो बताई गई है। आप इस कुंडली को इधर से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिस्प्लेसमेंट यानी जब ये इधर से इधर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण विद्युत वाहक बल जनरेट होता है और वो उसे सिग्नल में जो एलडीवीटी जो कार्य उसको सिग्नल में परिवर्तित करके उसको पाठ्यांक नोट करवा लेते हैं। ठीक है, ये आउटपुट डिफरेंशियल ये नाम है, आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला कि अगला क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टो इंटरप्रेटर क्या होता है। तो ये भी एक सेंसर ही है। यह डिवाइस लोटेड ऑप्टिकल स्विच के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। इस डिवाइस का प्रयोग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि बीम बाधित करने वाली वस्तु पूरी तरह से अवरक्त बीम को अवरुद्ध कर सकती है। जो इसमें बीम का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें जो पूरी तरह से अवरक्त यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को पूरी तरह अवरुद्ध करने का प्रयास किया। और इसमें जल्दबाजी में लोग कागज़ के सफ़ेद टुकड़े का प्रयोग भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल में, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कागज़ के सफ़ेद टुकड़ों से हल्के होते हैं उससे थोड़े थोड़े प्रकाश आ जाते हैं, तो आपके रीडिंग में अंतर आ सकता है। इसके लिए पूर्व अवरक्त बीम को जो अवरक्त कैसे उस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। और एक ऑटो इंटरप्रेटर एक छोटी सी टिप रेखा की तरह होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है मैं बताऊंगा आपको, कि आप उसको अभी जो माउस का पेयर होता है, जो माउस के नीचे आप लोग देखेंगे लाल सी बटन पर, उसमें एक पट्टी की तरह होती है, वो होता है ऑटो इंटरप्रेटर। और इसमें गैर संपर्क स्विचिंग, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर, स्विच स्कैनर, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक सेंसर की भांति कार्य करता है। अब इसके बाद हम लोग पोटेंटियोमीटर कि पोटेंटियोमीटर क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोटेंटियोमीटर क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि पोटेंटियोमीटर एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत क्षमता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। पोटेंटियोमीटर का एक रूप एक समान उच्च प्रतिरोधी तार है। एक रूप है जो एक समान उच्च प्रतिरोधी तार के रूप में मान सकते हैं, जो इंसुलेटिंग से जुड़ा हुआ है, जो रैखिक मापने वाले पैमानों के साथ चिह्नित होता है, ताकि इसके माध्यम से एक स्थिर प्रवाह प्रवाहित
किया जा सके। तो आपको ये बता दूं कि ये भी एक रेखीय मापन की युक्ति है, जो कि इसके द्वारा रैखिक मापन तथा एंगुलर मापन किया जाता है। तो ये पोटेंशियोमीटर जो है ये दो प्रकार का होता है। रैखिक पोटेंशियोमीटर दो प्रकार का होता है। तो देखिए क्या होता है कि इस प्रकार के पोटेंशियोमीटर में वाइपर एक रैखिक पथ पर चलता है। स्लॉटेड स्लाइडर तथा फैडर के रूप में भी ये जाना जाता है। ये होता है आपका रैखिक पोटेंशियोमीटर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि घूर्णन पोटेंशियोमीटर। मैंने आपको पहले बताया कि दो प्रकार का होता है, एक रैखिक और एक घूर्णन। तो घूर्णन पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि ये सबसे आम प्रकार का पोटेंशियोमीटर है जहां वाइपर एक गोलाकार पथ पर चलता है। जब वाइपर रैखिक पथ पर चलेगा तो वो रैखिक पोटेंशियोमीटर होगा। जब वाइपर घूर्णन पोटेंशियोमीटर पर चलेगा तो वो होगा घूर्णन पोटेंशियोमीटर, यानी घूर्णन पर चलेगा तो घूर्णन पोटेंशियोमीटर। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं या देख भी सकते हैं, बहुत ही। और इसके बाद हम लोग का आता है मेन टॉपिक है इनकोडर। इनकोडर क्या होता है और डिकोडर क्या होता है, ये दो चीज़ें हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इनकोडर क्या होता है। तो अब इनकोडर यह एक एंगुलर सेंसर है। सबसे पहली बात कि इनकोडर एक एंगुलर सेंसर है। इसमें इनपुट शाफ्ट की कोणीय स्थिति के मुताबिक डिजिटल रूप में विद्युत उत्पादन संकेत मिलता है। इनकोडर एक कोणीय विस्थापन को सीधे डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में सक्षम बनाता है या सक्षम होता है किसी भी चीज़ को। यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कोणीय स्थिति या शाफ्ट या धुरी की गति को एनालॉग या डिजिटल आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो ये क्या है कि यह एक एंगुलर सेंसर है जो कि कोणीय स्थिति के अनुसार डिजिटल रूप में विद्युत उत्पादन संकेत मिलता है, और इनकोडर स्थिति कोणीय विस्थापन को सीधे डिजिटल रूप में प्रयोग कर देता है। फिर इसमें जो कोणीय स्थिति या शाफ्ट की धुरी की गति को एनालॉग या डिजिटल आउटपुट के सिग्नल में परिवर्तित करता है, जिसे हम रीडिंग पाठ्यांक से रीडिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डिकोडर्स क्या होते हैं, डिकोडर्स का क्या होते हैं तथा इनका प्रयोग क्या होता है। तो एक बाइनरी डिकोडर्स, ठीक है, बहु इनपुट बहु आउटपुट संयोजन सर्किट है। यह एक बाइनरी डिकोडर्स है तथा बहु इनपुट बहु आउटपुट सर्किट है जो n इनपुट लाइनों के बाइनरी कोड्स को 2n आउटपुट कोड्स में परिवर्तित करता है तथा इन्हें तब उपयोग किया जाता है जब n बिट्स आउटपुट के मान के आधार पर 2n आउटपुट्स में से एक को संक्रिया करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब आप समझिए कि डिजिटल पद्धतियों में डिकोडर बाइनरी संदेश को डेसिमल अथवा अन्य नंबर प्रणाली में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग जो डिजिटल परिपथ होता है उसमें डाटा को प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। और जैसा कि आपको बता दें कि डिकोडर्स दो प्रकार के होते हैं, एक डिस्प्ले डिकोडर और एक लॉजिक डिकोडर्स। तो उन चीज़ों को हमें ज़्यादा नहीं देखना है। तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें जब n इनपुट किया जाता है तो उसमें 2n आउटपुट की प्रक्रिया को वो बताता है। तो इसमें जैसा पहले ही आपको बताया गया है कि बाइनरी डिकोडर एक बहु इनपुट बहु आउटपुट उत्पादन सर्किट है। इसे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग का आएगा कि ओपन लूप सिस्टम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है और क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ओपन लूप सिस्टम जो है क्या होता है।
तो यहाँ पे देखिए कि इसमें अंतिम आउटपुट मान सीधे मापा नहीं जाता। जो इसमें अंतिम आउटपुट मान होता है उसे सीधे न माप के वांछित वैल्यू के विरुद्ध चेक किया जाता है। जो वैल्यू हमें चाहिए उसके विपरीत रूप में चेक किया जाता है कि यह वो मान है या नहीं जो मापा जा रहा है। इसमें अंतिम आउटपुट को मान को सीधे नहीं मापा जाता है, वांछित वैल्यू के मान को चेक किया जाता है। और खुला लूप नियंत्रण प्रणाली में उपकरण स्लाइड या कार मेज की वास्तविक स्थिति को मापने के लिए कोई प्रतिक्रिया डिवाइस नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको बताया गया है कि जो हमें जो वांछित मान चाहिए, जो हमें आवश्यकता है, उसके विरुद्ध में हम वैल्यू को चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो होता है कि चेक करने यानी जो तुलनात्मक कंपैरेटर का काम किया जाता है। कंपैरेटर जो होता है कि इसमें जो मान हमें चाहिए, हम जो चाहिए उसको नहीं करते हैं, जो मान हमें नहीं चाहिए यानी उसके विरुद्ध हम काम करते हैं। और इसमें हम लोग दिखाया गया है ओपन लूप का जो फिगर है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, 2-3 बार बना कर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, क्योंकि अगर आप ये बना देते हैं तो आधा नंबर आपका जो भी ओपन लूप का 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर आपको इस पे मिल जाएगा। तो इस पे है पहले आपका टेप रीडर इंटर करता है, टेप रीडर में टेप इनपुट होता है यहाँ से टेप रीडर में। इसके बाद वो जाता है मशीन कंट्रोल यूनिट में। तो मशीन कंट्रोल यूनिट से वो संकेत में बदलने के बाद वो एम्पलीफायर में आता है, उसको एम्पलीफायर किया जाता है यानी प्रवर्धित किया जाता है। उसके बाद वो ट्रांसलेटर में जाता है जो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, और उसके बाद वो प्रतिक्रिया देता है सर्वो मोटर में। और सर्वो मोटर जो स्लाइड और लीड उसको सीधे मशीन टूल को, ये पोर्शन मशीन टूल है, और मशीन टूल को ये प्रेषित कर देता है। जो भी संक्रिया करनी होती है वो संक्रिया होने लगती है। अब इसमें आ जाता है खुला लूप प्रणाली के अनुप्रयोग क्या क्या है, क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा सटीकता की आवश्यकता नहीं होती। निगरानी उपकरणों की अनुपस्थिति के कारण कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। जो निगरानी उपकरण है उसकी अनुपस्थिति के कारण यानी कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। कम पैसा खर्च किया जा सकता है इस पर, और 50 किलोवाट और 200 न्यूटन मीटर की गुड़ आगुड़ के साथ स्लाइड ड्यूटी मशीन होती है। ये तो हो गया हम लोगों का ओपन लूप सिस्टम। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। क्लोज लूप सिस्टम, तो क्लोज लूप सिस्टम हम लोग देखेंगे कि इस नियंत्रण प्रणाली में जिसमें मशीन स्लाइड का विस्थापन इनपुट संकेतों के संबंध में संतुलित होता है। कि नियंत्रण प्रणाली में जिसमें मशीन स्लाइड का विस्थापन इनपुट संकेतों के संबंध में संतुलित होता है, मुख्य रूप से फीडबैक उपकरणों से प्राप्त सिग्नल द्वारा बंद लूप नियंत्रण प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इसमें खुले लूप की प्रणाली के साथ साथ इसमें फीडबैक का जो बात होती है, फीडबैक उपकरण जो लगे होते हैं उनसे नियंत्रण प्रणाली के रूप में लगने का उसे वही बंद करता है उस परिपथ को, जो इसलिए इसे बंद लूप प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रणाली में मोटर ड्राइव करने के लिए 2 इनपुट सिग्नल हैं, जिसमें पहला कमांड सिग्नल होता है। 2 इनपुट से जो मोटर होता है उसको ड्राइव करने के 2 इनपुट सिग्नल होते हैं। पहला कमांड सिग्नल जिसके कारण सर्वो मोटर संचालित होता है, इसके द्वारा सर्वो मोटर का संचालन होता है। और जैसे विस्थापन होता है, ट्रांसड्यूसर के नाम से जाने जाने वाला स्थिति सेंसर, लोकेशन सेंसर द्वारा एक और सिग्नल उत्पन्न होता है ताकि यह पता चले कि स्थिति प्राप्त हुई कि नहीं। पहला तो एक स्थिति होती है जो सर्वो मोटर को संचालित करती है, और दूसरी स्थिति जो विस्थापन होने पर स्थिति सेंसर द्वारा दी जाती है ताकि यह पता चलता है कि स्थिति वो जो स्थिति हमें चाहिए वो प्राप्त हुई कि नहीं हुई। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका फिगर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस फिगर को एग्ज़ाम में यही फिगर बनाएंगे। तो इसमें जो होता है टेप रीडर, टेप इनपुट आता है और वो टेप रीडर को जाता है, फिर मशीन कंट्रोल यूनिट को जाता है, फिर वो डिफरेंशियल के पास भेजता है, डिफरेंशियल किस प्रकार या कौन सी चीज़ें कहाँ भेजने। उसके बाद वो डिफरेंशियल जो क्लोज लूप का
जो फीडबैक उपकरण जो देता है, फीडबैक जो होता है वो एक फीडबैक देता है। जो फीडबैक यहाँ ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये जो फीडबैक आ रही हैं इनके इसलिए डिफरेंशियल इसलिए लगाया जाता है इसमें कि जो फीडबैक आ रहे हैं उस पर भी जो स्थिति जो लोकेशन सेंसर होता है वो लोकेट करता है इसको। तो फिर इस एम्पलीफायर जो कि प्रवर्धित किया जाता है फिर SM में जाता है, सर्वो मैकेनिज्म में वो टेक्नो जनरेटर को भेजता है, फिर उस पर गियर बॉक्स, फिर मशीन स्लाइड जो कि मशीन टूल को ये निर्देशित किया जाता है। और इसमें विस्थापन फीडबैक, पोजिशनल ट्रांसड्यूसर यानी स्थिति ट्रांसड्यूसर और VFL जो वेलोसिटी फीडबैक है वो डिफरेंशियल को ट्रांसमिट किए जाते हैं जो कि एक बंद प्रणाली का निर्माण करते हैं। तो ये फिगर आप बना सकते हैं इसमें, ठीक है, ये फिगर है आप यहाँ बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग का होता है, इस वीडियो को, इस मैराथन को यहीं करते हैं समाप्त। आगे के पार्ट के मैराथन में आपको पार्ट प्रोग्रामिंग जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग बचा हुआ है आपका, तो पार्ट प्रोग्रामिंग को फिर प्रॉब्लम ऑफ CNC मशीन, तो इसमें मैं हो सकता है कि पार्ट प्रोग्रामिंग को लेके आऊँ और प्रॉब्लम इन CNC मशीन ऑटोमेशन एंड सिस्टम और CNC ऑपरेशन इन्वॉल्व इन टर्निंग एंड मिलिंग, ये भी चैप्टर बाकी हुए हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी आसान है जिसमें पार्ट प्रोग्रामिंग थोड़ा सा ज़्यादा रखने वाला है, तो उसको भी कवर किया जाएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि सबसे पहले वीडियो जब भी पड़े तो आपके पास पहुंचे तथा आपको यह जानकारी प्राप्त हो कि वीडियो पड़ चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करें और तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में।